मॉड्यूल नंबर 19 की शीप और गॉट के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच गए थे वो ये वाले मॉड्यूल में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ब्रीड्स का देख रहे हैं कि गुड क्वालिटी हूल जो ब्रीड प्रोड्यूस करती है टेम्परेट हिमालयन जो है, उनमें से इंपॉर्टेंट जो है वो कौन कौन से है। गुरज होगी, बारवाल होगी, गड्डी होगी, रामपुर हुशार होगी। तो ये गुड क्वालिटी हूल, यानी क्वेश्चन अगर ऐसा भी आता है कि गुड क्वालिटी ऑफ हूल इनमें से कौन सी ब्रीड करती है, तो अगर आपको टेम्परेट हिमालयन याद है तो आप इसको ईजिली क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हाँ जी, आगे है हमारा सुपीरियर कारपेट हूल। सुपीरियर कारपेट जैसे कारपेट वगैरह बनते हैं, ठीक है, उसे हम जो है वो वेस्टर्न रीजन में पाई जाती है। वेस्टर्न रीजन में जैसे राजस्थान का पार्ट हुआ कुछ, ठीक है, गुजरात का, महाराष्ट्र का, ये सब वेस्टर्न रीजन हमारा आ गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, मगरा हुई, चोकला हुई, नली हुई और बीकानेर हुई। बीकानेर तो राजस्थान में नाम से पता चल जाना चाहिए। तो ये जो मेजर ब्रीड है ये यहाँ पे कारपेट हूल पाई जाएंगी। कभी भी हमेशा याद रखना कि राजस्थान का पार्ट, वेस्टर्न इंडिया वाली कोई भी ब्रीड होगी वो कभी भी गुड क्वालिटी हूल नहीं प्रोड्यूस करेगी, वो हमेशा हिमालयन ब्रीड ही करेगी। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखना। आगे आता है हमारे पास कॉर्स हूल। जो कॉर्स हूल है इसे जैसे सर्दियों में स्वेटर वगैरह बनते हैं, ठीक है, वो वाले कॉर्स हूल से बनते हैं। तो वो वाले कौन कौन सी जो ब्रीड से लिया जाता है, ठीक है, वो हुई मारवाड़ी हुई, कोम्बातूर हुई, बलेरी हुई। तो ये वाली कुछ ब्रीड है। ठीक है, तो इनको थोड़ा थोड़ा याद रखिए। बाकी और भी ब्रीड है, लेकिन कुछ जैसे कि हूल के टाइप के बेस पे जो भी इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पे दोबारा करी गई हैं। आगे आता है नोमेनक्लेचर। इसमें शीप का जानेंगे, गॉट का जानेंगे, किसको क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले तो इनका स्पीसीज देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो ये ओवाइन है और ये कैप्ट्राइन है। ठीक है, और इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, तो शीप के ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक और गॉट के ग्रुप को कहते हैं हर्ड या बैंड। हर्ड या बैंड। ठीक है, तो आगे इसका अडल्ट मेल है। अडल्ट मेल का आप सबको पता होगा, शीप के अडल्ट मेल को कहते हैं राम और गॉट के अडल्ट मेल को कहते हैं बक। ठीक है, बक। और अडल्ट फीमेल को इसको कहते हैं ईवी और इसको कहते हैं डोई। और यंग मेल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अडल्ट मेल था राम, तो यंग मेल हुआ राम लैम्प। ठीक है, और यहाँ पे बक हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हुआ बक लिंग। ठीक है, और अडल्ट फीमेल से यंग फीमेल की बात करें तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे ईवी था, यहाँ पे ईवी लैम्प या गाइमो लैम्प। और यहाँ पे क्या है, गॉट लिंग। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू बॉर्न की बात करें तो न्यू बॉर्न को ये वाले शीप के वाले कहते हैं लैम्प और इसको कहते हैं किड। ठीक है, और इसको किड कहते हैं तो इनकी जो एक्ट ऑफ पास्चराइजेशन होगी, ठीक है, जैसे ये लैम्ब है न्यू बॉर्न को, तो एक्ट ऑफ पास्चराइजेशन को क्या कहेंगे, लैम्बिंग। क्या कहेंगे, लैम्बिंग। और यहाँ पे जो किड है, एक्ट ऑफ पास्चराइजेशन को हम क्या कहेंगे, किडिंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें एक ही होती है। आगे आता है कैस्टर्ड मेल। कैस्ट्रेशन क्या होती है ये पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है। इसे कहते हैं वेडर और इसे कहते हैं विदर। ये बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे TH है और यहाँ पे डबल D है। ठीक है, और आगे कैस्टर्ड फीमेल को क्या कहते हैं, ये दोनों सेम है, इसे कहते हैं स्पेड और इसे भी कहते हैं स्पेड। और यहाँ पे हमारा लास्ट बचा एक्ट ऑफ मैटिंग। एक्ट ऑफ मैटिंग थपिंग और सर्विसिंग। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी तो मिलते जुलते ही नाम हैं। ठीक है, इनको थोड़ा याद रखिएगा। हो सकता है कि एक तो पूछ ले, अगर ज़्यादा याद ना रहे तो ये एक्ट ऑफ मैटिंग याद रखिएगा और कैस्टर्ड मेल याद रखिएगा। और उसके साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा, हाँ, अडल्ट मेल। बस ये जरूर याद, बाकी भी याद रखना है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। गॉट में देखते हैं, गॉट का क्या है कि इंडिया में 40% से ज़्यादा रूरल पीपल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो इसके ऊपर डिपेंड है, उनकी इनकम इसके ऊपर डिपेंड है। मतलब पीपल जो BPL कैटेगरी से बिलो है उसका 40% से ज़्यादा जो पीपल हैं उनकी इनकम गॉट की कल्टीवेशन या इसकी फार्मिंग के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो कुछ गॉट का जानते हैं। टोटल 23 इसकी वेल डिफाइंड ब्रीड है इंडिया में। कुछ ब्रीड्स मीट और स्किन के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, वो है ब्लैक बंगाल एंड कानियादू। और मीट, स्किन और मिल्क, मीट के लिए, स्किन के लिए और मिल्क के लिए। ठीक है, बारवारी होगी, मालाबारी होगी, तेलीचेरी, सिरोही और सूरती। ये जो नाम होते हैं ना, ये किसी ना किसी सिटी से कुछ ना कुछ मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, आगे आता है मीट का, हेयर का और स्किन का। ठीक है, और ये है गड्डी, कुची और मारवाड़ी। और आगे आता है मिल्क, मीट और स्किन। देखिए, मिल्क, मीट और स्किन। ठीक है, और ये है बीटल एंड जमुनापुरी। ठीक है, कुछ एग्जॉटिक ब्रीड और
क्रॉस ब्रीड का एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। कुछ एग्जॉटिक डेयरी ब्रीड जो है, एग्जॉटिक डेयरी ब्रीड है, एल्पाइन हो गई, शेनाइन हो गया, मोहार्स ब्रीड हो गया, ठीक है। ये वाली एग्जॉटिक डेयरी ब्रीड्स का याद रखिएगा, ये टेम्परेट क्लाइमेट जोन में पाई जाती है, ठीक है। एंगोरा जो है आप सबको पता ही होगा, एंगोरा का बहुत ही यूज़फुल ब्रीड है ये इंडिया के अगर रिस्पेक्ट में हम देखें तो, क्योंकि इंडिया में अगर कोई भी गॉट की ब्रीड का मिल्क में इम्प्रूवमेंट करनी है, उसकी मुहार जो है वो उसकी ईल्ड है ऊल वाली, वो उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है, तो उसमें हम अंगोरा का यूज़ करते हैं। जो अंगोरा है इसका क्रॉस करवाते हैं। तो क्वेश्चन अगर ऐसा भी आता है कि इनमें से कौन सी ऐसी गॉट की ब्रीड है जो इंडिया में ज़्यादातर मिल्क की इम्प्रूवमेंट करने के लिए और मोहार प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ की जाती है, और वो है अंगोरा, ठीक है। और बीटल जो है ये सुपीरियर है, ये जानी जाती है कि अपने जो सिमिलर जो बॉडी साइज की दूसरी मालाबारी जैसी हुई, उनसे ज़्यादा सिमिलर बॉडी होने के बावजूद भी इसकी जो यील्ड है वो सुपीरियर रहती है। जो इसके मिल्क की यील्ड है वो सुपीरियर रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कि जो इसका डेली का जो ड्राई मैटर कंज्यूमिंग की कैपेबिलिटी है, ठीक है, ड्राई मैटर है यहाँ पे, ड्राई मैटर कंज्यूमिंग की जो इसकी गॉट की कैपेबिलिटी है वो इसके बॉडी वेट के कंपेरेटिवली अगर काऊ बुफेलो से देखें तो वो ज़्यादा होती है, ये होती है 5 से 8%, ठीक है। 5 से 8% इसके बॉडी वेट का ये ड्राई मैटर डेली का कंज्यूम करती है। और अगर डेफिशिएंसी देखें इसमें मेजर न्यूट्रिएंट, एनर्जी और प्रोटीन की एंड ड्राई मैटर की इन द कंट्री अमाउंट, अगर हम ये देखें कि इंडिया में 50 से 60% तक जो है वो न्यूट्रिएंट की कमी होती है, जो भी ये फीड खिलाते हैं गॉट को। एनर्जी की 50 से 75% और 80% जो है ये प्रोटीन वगैरह की ये सब कमी इसमें रहती है ड्राई मैटर की, ठीक है। और बाकी का जो गॉट का अदर फीड है जैसे ग्रास हो गया, ब्रोज हो गया, कुछ भी खाने के लिए चारा हो गया, ठीक है, एग्रो इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट हो गए जो गॉट खाती है, उसका अगर देखें तो टोटल अपनी इंडिया में कंट्री में देखें तो जो ग्रास है वो 40 मिलियन, ठीक है, जो ब्रोज है वो 9.6 मिलियन और 48 मिलियन टन जो है वो एग्री इंडस्ट्रियल जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो हम पर एनम हमारी कंट्री में अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये सब है डाटा है, ज़्यादा मत याद कीजिएगा, सिंपल बस कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, ज़्यादा की चक्कर में ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर एनुअल प्रोडक्शन देखें ग्रीन लीव्स का, ग्रीन लीव्स का फर्डर ट्री से, जो ट्री हैं फर्डर वाले उनसे अगर जो उनकी लीव्स हैं उनका अगर इंडिया में एनुअल प्रोडक्शन देखें तो वो है 24 मिलियन टन। 24 मिलियन टन इंडिया में हर साल जो फर्डर ट्री है उनकी लीफ का एज ए फर्डर यूज़ किया जाता है गॉट के लिए, ठीक है। और जो मोस्ट ऑफ द ट्री लीफ होती हैं उसमें 20 से 40% ड्राई मैटर होता है, 4 से 15% DCP, ठीक है, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, 50 से 60% TDN टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। आगे आता है हाउसिंग शेड, ठीक है। इसमें सबसे पहले फ्लोर स्पेस देखेंगे, यहाँ पे मीटर स्क्वायर में है, जरूर याद रखिएगा। आगे आपको एक स्क्वायर फीट में डाटा मिलने वाला है, यहाँ पे जो है मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो यहाँ पे अडल्ट गॉट का 1.25, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट हटाइए, ठीक है, ये है 1.25 से लेके 1.50, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और आगे है प्रेग्नेंट डोई एंड बक, इसका सबसे ज़्यादा होगा 2 मीटर स्क्वायर, इसका इससे 0.5 मीटर स्क्वायर ज़्यादा होगा। और किड का आगे, किड की कैटेगरी 2 है, एक है 3 से 6 मंथ और एक है 6 मंथ से 1 ईयर। 1 ईयर तक का जो है उसका तो 1 मीटर सीधा सीधा है, और जो 3 से 6 मंथ तक का है उसका 1 मीटर स्क्वायर से थोड़ा सा कम 0.07 टू 0.9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 4 वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे ये बताया है कि जो ग्रेजिंग के टाइम जो 50% गॉट अपना जो टाइम है वो ट्री की लीफ के ऊपर ही स्पेंड करती है, ट्री के ऊपर जाती है, ट्री के ऊपर गॉट चढ़ जाती है और जो उसकी लीव्स है उसे खाती है। तो 50% जो उसका टाइम है वो ट्री लीफ में जाके स्पेंड होता है। मॉडर्न मिल्क ईल्ड का देखें गॉट का तो वो 1.5 से लेकर 2.5 लीटर तक होता है, ठीक है। और यहाँ पे मेन्योर का देखें कि अगर एक गॉट है तो एक गॉट की अगर मेन्योर है वो सफिशिएंट है 1/2 एकड़ के लिए, ठीक है, 0.5 एकड़ के लिए, 1/2 एकड़ के लिए एक गॉट की जो मेन्योर है वो सफिशिएंट है। तो गॉट एक हाई डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल है,
तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है मीट, और यहाँ पे ड्यूल पर्पस और मिल्च, और यहाँ पे फर। यहाँ पे सब अलग अलग कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा ब्रीड को दोबारा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले, क्योंकि बारबेरी जो ब्रीड है ये मिल्च पर्पस ब्रीड है बारबेरी। फोर हुआ हमारी हूल के लिए जो फेमस है, ठीक है। वैसे हूल ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों से भी हूल नहीं मिलती है, लेकिन जो फेमस जो है वो पश्मीना और कश्मीरी, ठीक है। उसी प्रकार से ड्यूल पर्पस हुई, बीटल हुई, जमुनापुरी हुई, तेलीचेरी हुई, ठीक है, मीट पर्पस के लिए। मतलब ये ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिल्च जो यहाँ पे मेनली मिल्च ब्रीड है वो एज ए मटन नहीं मतलब यूज़ कर सकते, एज ए उसे मीट पर्पस नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि गॉट है और उसे मीट पर्पस के लिए तो कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन मेनली जो उसकी क्वालिटी है वो एज ए मिल्च है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर पश्मीना को भी देखोगे तो पश्मीना को भी उसकी खाल वगैरह लेने के बाद एज ए लास्ट में जाकर उसे मीट पर्पस के लिए तो यूज़ किया ही जाता होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हमारे पास कुछ सिस्टम है, एक्सटेंसिव सिस्टम है, सेमी इंटेंसिव सिस्टम है। तो यहाँ पे 3-4 एक इंटेंसिव आएगा, 3 सिस्टम आ गए, एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव और इंटेंसिव। यहाँ पे जो सेमी इंटेंसिव और यहाँ पे एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव में क्या होता है कि जो वेट लेस वेट गेन, जो गॉट है उसका वेट है वो गेन होता है 20 से 40 ग्राम पर डे ही होता है। क्योंकि एक्सटेंसिव में सिंपल समझिए कि जो गॉट है, ठीक है, वो खुद चरने जाएगी, ठीक है, जिससे क्या होगा कि उसकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी भी होगी, खुद के ऊपर भी वो कंज्यूम करेगी, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जितना खाएगी उससे वो क्या होगा कि वेट गेन कम होगा और उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ज़्यादा यूज़ होगा, तो फैटनिंग नहीं होगी, फैट यहाँ पे उसकी नहीं बढ़ेगी, बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा। सेमी इंटेंसिव जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में फॉलो होता है, ठीक है, कि ग्रोथ रेट है वो इसे डबल लगभग होती है, यहाँ 20 से 40 होती है, यहाँ 40 से 50 होती है, 50 ग्राम पर डे। तो यहाँ पे एक मॉडरेट कह सकते हो, ठीक है, ये हाई मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होता है यहाँ पे। तो आगे हमारे पास आएगा और वो आएगा इंटेंसिव यहाँ पे। उससे पहले ये सेमी इंटेंसिव में हाउसिंग देख लेते हैं। ये सेमी इंटेंसिव में हाउसिंग है, ठीक है, कि सेमी जो इंटेंसिव है उसमें हाउसिंग पहले हमने मीटर वाला किया था, लेकिन अगर आपको कंडीशन लगे कि सेमी इंटेंसिव में हाउसिंग पूछे तो ये वाला फॉलो करना है। इसमें मेल जो है इसमें 20 से 25 स्क्वायर फीट होता है, फीमेल जो है 15 से 20 स्क्वायर फीट और यंग है 10 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये इससे 5 कम होता है, ठीक है, ये यहाँ से 5 कम, ये यहाँ से 5 कम, ठीक है। तो 5 स्क्वायर फीट वैल्यू स्क्वायर फीट में है, ठीक है। यहाँ पे सेमी इंटेंसिव के ये चीज़ अंदर है उसके, ठीक है। इंटेंसिव सिस्टम में देखिए, तो इंटेंसिव सिस्टम में क्या है कि जो जनरल जो फ्लॉक है, ठीक है, उसमें शेड में 50 से 60 डुई होती हैं, क्योंकि इंटेंसिव में क्या है कि जगह कम और नंबर ऑफ एनिमल ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है कि 50 से 60 डुई आप एक फ्लॉक शेड में रख सकते हो, और किड शेड में 20 से 30, ठीक है, इसका हाफ, ओके। चलिए यहाँ पे एक इसकी गॉड की अच्छी बात ये होती है कि इसकी हाई कन्वर्टेबिलिटी होती है, ये 45 से 71% मानिए कि इसकी कन्वर्टेबिलिटी है, जबकि काऊ की होती है 38%, कि जितना वो कंज्यूम करेगी, मान लीजिए 100 kg काऊ ने कंज्यूम किया, लेकिन उसको जो कन्वर्ट करेगी आगे चल के वो करेगी 38 kg, ठीक है, बाकी का वेस्टेज ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो गॉट की जो कन्वर्टेबिलिटी है वो है 45 से 71, मतलब कम खाएगी, कन्वर्ट ज़्यादा करेगी और यूज़ ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे कुछ इसका जो कंसंट्रेट जो मिक्सचर है उसके बारे में देखते हैं, जो उसको सप्लीमेंट्री फीड दिया जाएगा। 2 टाइप का है, यंग के लिए अलग, ग्रोअर के लिए अलग और अडल्ट के लिए अलग से। यहाँ पे मेज है, ये GNC है, ग्राउंड नट केक होता है, ये ग्राउंड नट केक होता है, ठीक है। आगे फिश मील है, मोलासिस है, बरान है, भूसा, मिनरल मिक्सचर हुआ और साल्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सारा याद नहीं रखना है, सिंपल देखिए कि जो मेज़ है वो सबसे ज़्यादा चाहिए होता है यंग को, कितना चाहिए 60% इंग्रेडिएंट्स में सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट मेज़ की रहेगी। ग्रोअर में ये उसका हाफ आ जाएगा, लेकिन अडल्ट में फिर वो उसका 10% बढ़ जाएगा, 36 हो जाएगा दोबारा फिर से, ठीक है। और ग्राउंड नट केक देखिए 20, 30, 21, 20, 30, 21, जितना इसे चाहिए था यंग को उतना ही अडल्ट को चाहिए था, बस ग्रोअर की केस में ग्राउंड नट केक ज़्यादा हो गया। फिश मील अकेला हम यंग को ही दे रहे हैं यहाँ पे।
मोलासिस जो है वो सिर्फ हम ग्रोअर को ही दे रहे हैं 7। और यहाँ पे ब्रान की बात करें तो यहाँ पे अडल्ट में ब्रान सबसे ज़्यादा 40% इंग्रेडिएंट्स के रूप में दे रहे हैं, और यहाँ पे 30% है ग्रोअर को, और यहाँ पे 7% है। इसका मत भी, इसका एक तो वैसे भी याद रहेगा और इसका दो वैसे भी याद रहेगा, तो इसमें तो कुछ है नहीं है, बस ये एक ये 2 वैल्यू और एक ये वाली और एक ये वाली, ये 3-4 याद रख लो बस। आगे फीडिंग शेड्यूल है। फीडिंग शेड्यूल है वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे 3 से 6 मंथ अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ 50 से 100 ग्राम हम उसे फीड देंगे, ठीक है। 3 से 6 कितना हुआ 50 से 100 ग्राम देंगे। 6 से 1 साल का हुआ, 6 से 1 साल की अगर एज है तो 100 से 150 ग्राम देंगे। देखिएगा अडल्ट को देखिएगा कितना 200 से 250, लैक्टेटिंग एनिमल को 250 से 300, प्रेग्नेंट को 300 से 350 और ब्रीडेबल मेल को 250 से 300। मतलब आप ब्रीडेबल मेल को लैक्टेटिंग को एक कैटेगरी में रखिए। इन दोनों का फीडिंग शेड्यूल सेम है, ब्रीडेबल मेल का और लैक्टेटिंग एनिमल का, ठीक है। और ये जो है हमारा ये 2 भी आपके याद रह गए होंगे कि ये 150 तक रहेगा 1 साल ग्राम तक। अब बात आती है अडल्ट की, ठीक है। तो जो अडल्ट है इसे हम 200 से 250 ग्राम देते हैं, जबकि लैक्टेटिंग को 250 ग्राम से शुरू करते हैं। तो अडल्ट को 250 ग्राम से ख़त्म कर देंगे, 200 से शुरू करेंगे। और प्रेग्नेंट को सिंपल है, सबसे ज़्यादा देते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे पास वैल्यू यहाँ पे 350 ग्राम है, तो यहाँ पे 300 से 350 ग्राम, 300 पे ख़त्म हुआ, 300 से 350 ग्राम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ जनरल कंसिडरेशन है यहाँ पे, क्या क्या है वो है कि जो कंसनट्रेट हमें देना है वो प्रोटीन रिच अगर है तो वो 2 वीक से हम देना शुरू करेंगे, 3 मंथ तक देंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कंसनट्रेट जो मिक्सचर है वो प्रोटीन रिच 3 मंथ तक मैक्सिमम हम देंगे, ठीक है। जबकि उसकी जो मिल्क की सकलिंग है वो उसे हम प्रॉपर उसे बेटर ग्रोथ के लिए प्रॉपर उसे मैनेज करेंगे, ठीक है। और अर्ली मैच्योरिटी और मार्केटिंग के लिए हम जो है 3 मंथ तक प्रोटीन रिच कंसनट्रेट देंगे, ठीक है। 4 to 5 टाइम एक दिन में 60 से 80 ग्राम गेन अगर उसे करना है पर डे, ठीक है। अगर स्मॉलर ब्रीड है तो उसे हम 60 से 80 ग्राम देंगे, और 60 से 80 ग्राम वो गेन करेगा, इतना ग्राम पर डे गेन करेगा, और 4 to 5 टाइम हम उसे कंसनट्रेट देंगे। और अगर वो लार्ज ब्रीड है तो उसकी जो गेनिंग है पर डे होगी 100 से लेके 140 ग्राम, तो 4 to 5 टाइम हम उसे कंसनट्रेट यहाँ पे देंगे। तो कंपोजिशन की अगर यहाँ पे बात कर ले, पहले हमने क्या देखा था, पहले हमने फीडिंग शेड्यूल देखा था, ठीक है। उससे पहले कंपोजिशन देखा था मेल का, ग्रोअर का और अडल्ट का। तो यहाँ पे हम जो कंपोजिशन देखने वाले हैं ये सिंपल है कि अगर ओवरऑल यहाँ पे अगर जो हमने कंसनट्रेट जनरल अगर कैटेगरी में देखें, यहाँ पे जनरल कैटेगरी है, याद रखिएगा यहाँ पे क्या था कि 3 कंडीशन थी और उनका अलग अलग था, ठीक है। 3 कंडीशन थी और उनका अलग अलग था। तो ये मॉडल देखिए, मॉडल कंसनट्रेट मिक्सचर है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ये जनरल है। तो जनरल में क्या है कि जो मेज है वो देंगे 60%, ठीक है। जो ग्राउंडनट केक है 20% रहेगा, फिश मील 10%, DCP डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन 18%, DCP याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, और TDN दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हीट ब्रान कोई खास बात नहीं है, और ये तो आप दोनों के याद ही होगा। और एंटीबायोटिक 25 ग्राम, ये सब कुछ कोई खास बात नहीं है। तो ये सब वही था जो पहले किया है, इसमें कुछ नया है नहीं है, ठीक है। फैटनिंग में देखेंगे कि जो फैटनिंग करवाते हैं, जो उसे फीड हमें देना है, रफेज देना है, जो उसे हम फैट वाला फीड देना है या रफेज कितना कैसे देना है, तो कंसनट्रेट और रफेज का जो रेशो है वो वेरी करेगा मार्केट की नीड के ऊपर। अगर हमें फैटी करकेस चाहिए, ठीक है, करकेस मतलब जो मीट पर्पज़ के लिए उसकी बॉडी होगी, लास्ट में जो बॉडी उसकी होगी उसे हम कैरकेस कहेंगे। अगर फैटी करकेस चाहिए तो ये जो रेशो है वो रहना चाहिए 20 एंड 25% उसमें रफेज रहना चाहिए, उसमें 20 से 25% रफेज रहना चाहिए कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। और अगर हम लीन करकेस है थोड़ा सा कम है तो 30 से 40% है रफेज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ब्रीडेबल फीमेल है कि नेचुरल अगर फ्लशिंग है तो एक्स्ट्रा फीड देंगे बिफोर ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग के सीजन से पहले हम एक्स्ट्रा फीड देंगे, ठीक है। और इसका ऑस्ट्रल जो साइन है, जो इसका ऑस्ट्रल साइकिल वो 18 से 21 दिन जो नॉर्मल होता है काऊ का उतना ही गॉट का, ठीक है। और 30 to 40 ईयर इसका वो मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। चलिए
आगे आता है ब्रीडेबल मेल का, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द ब्रीडेबल मेल। तो मेल जो है उसे ब्रीड करने के लिए अलाउ करना चाहिए जब वो उसकी एज हो जाए 18 मंथ, और 18 मंथ तक के जो वो इनिशियली स्टार्टिंग एज में हो तब वो 25 से 30 फीमेल को एक साल में सर्व कर सकता है, और बाद में 40 से 60 मैच्योर्ड जो है उसको एक मेल सर्व कर सकता है। जो फीमेल है वो 2 साल के अबव होनी चाहिए, ठीक है, अगर यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेज में है तो यहाँ पे ये है कि 2 साल के बाद जो उस मेल है उसे चेंज करना पड़ेगा आपको, वो दूसरी जो फीमेल है उसके साथ उसको सर्विंग करवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन ब्रीडिंग का यहाँ पे खतरा रहता है और इन ब्रीडिंग हार्मफुल होती है गॉट के कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ मैटिंग की बात कर ले तो जो ओस्ट्रस है उसके सेकेंड डे में जाके मैटिंग करवाना सही रहता है। और ब्रीडिंग परफॉर्मेंस की बात कर लें तो अगर आप परफॉर्मेंस उसे सही से करवा रहे हो तो जो एक फेवरेबल सीजन में जो यंग वन है उसे बर्थ दे सकती है, क्योंकि एक फेवरेबल सीजन के बर्थ देने के लिए उसका पूरा जो गेस्टेशन पीरियड है उसके अकॉर्डिंग आप ब्रीडिंग उसके परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। और जो मैटिंग है वो फीमेल जो अपना फीमेल गॉट है उसके 14 से 15 मंथ से शुरू करवा सकते हो, और वंस इन 8 मंथ में एक बार उसकी मैटिंग करवा सकते हो, ठीक है। आगे चलता है प्रेग्नेंट एनिमल। जो प्रेग्नेंट एनिमल है वो जो उसका फ्यूटियस है, जो उसका एम्ब्रियो 1/3 जो उसका पीरियड है उसके फ्यूटियस की 70 से 80% ग्रोथ होती है, तो 1/3 जो लास्ट वाला पीरियड बचता है, ठीक है, जैसे 9 महीने अगर हम अप्रॉक्सीमेशन 9 महीने नहीं 147 डेज होता है इसका, तो जो लास्ट वाला हमारा बचता है 1/3 इसका हिस्सा बचेगा, ठीक है। तो 1/3 का जो 70 से 80% उसमें फ्यूटियस की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो केयर टेक है वो बेटर होनी चाहिए, जरूरी यहाँ पे होनी चाहिए। तो मेल को एक्स्ट्रा फीडिंग 40 दिन पहले, उसके ब्रीडिंग सीजन से पहले 40 दिन पहले एक्स्ट्रा जो फीडिंग है उसे बेटर मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे, ताकि फर्टिलिटी वगैरह वो उसकी अच्छी हो सके, ठीक है। कोलेस्ट्रम की बात करें तो वही 15 से 35 मिनट स्टार्टिंग यंग वन को मैनेजमेंट में आपको पिलाना होता है। फोस्टरिंग की बात करें, मिल्क की फीडिंग करवानी इंडिविजुअल को जिसका जैसे कि जो नेचुरली नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जिसको अर्ली वियन कर दिया गया है उसको मिल्क की फीडिंग करवानी कहते हैं फोस्टरिंग। और यहाँ पे कुछ केयर टेक है कि वीक में, पहले वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में कितना उसका बॉडी वर्थ का उसकी यंग वन को फोस्टरिंग करवाएंगे। तो पहले वाला क्या है 1/6 ऑफ द, पहले वीक में उसका 1/6 बॉडी वेट का, और सेकेंड वीक में 1/8 बॉडी वेट, और थर्ड वीक में 1/10 बर्थ जो उसका बॉडी वेट है उसका, ठीक है। यहाँ पे बर्थ वेट का करवाएंगे, बर्थ वेट का, ठीक है, बर्थ वेट का, बॉडी वेट नहीं, सॉरी, बर्थ वेट का यहाँ पे करवाएंगे। और जो रफेज है, कंसनट्रेट है, वो आप सेकेंड वीक से थोड़ा शुरू कर सकते हो। अगर सेपरेशन का देखें तो दोनों फीमेल और मेल जो गॉड के किड होते हैं 3 मंथ के बाद उनको सेपरेट कर देना चाहिए, और मार्केट के लिए आप लेके जा सकते हो 6 से 9 मंथ तक की एज में, ठीक है। अगर कैरकस के लिए, मीट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो 6 से 8 मंथ 9 मंथ के बाद आप उसे मार्केट के लिए लेके जा सकते हो। यहाँ पे देखिए जो चिक था, ठीक है, ब्रॉयलर था, उसे हम 6 से 8 वीक में लेके जाते थे, बस ये 6 से 9 मंथ है, उससे मिलता जुलता ही मार्केट का टाइम। तो करीब राशन की अगर यहाँ पे बात करें उसके लिए यहाँ पे ब्रीडिंग सीजन का जो पूरा हम उसका कर रहे हैं उसमें करीब राशन की बात करें तो वही चल रहा है ग्रेन का, ठीक है। यहाँ पे देखिए 60% है जो उसका ग्रेन होगा, जो मेज हो सकता है, वीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ग्राउंडनट के 15% है, फिश मील वही 7% रहा है, बरान यहाँ पे है 15% है, मिनरल 2 साल्ट 1 ये वही रहा है लगभग। यहाँ पे ग्रेन है, बस ग्रेन 60% है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कलिंग। कलिंग क्या होता है कि जो पुअर ब्रीडर हो जाता है, जो पुअर मदर हो जाती है या इरेगुलर ब्रीडर हो जाता है कोई भी एनिमल, तो उसे 7 साल के एज के बाद उसे वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, उसे उस फॉक से, उसे हर्ड से, उस झुंड से उसे बाहर कर दिया जाता है, ताकि जो ब्रीडिंग है वो पूर्ण ना हो सके और जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे जो एनिमल उनमें ना फैल सके। तो इसलिए 7 साल, ईयर याद रखिएगा, 7 ईयर, ओके। इसी के साथ हमारा मॉड्यूल होता है खत्म। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।